वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 5 के टॉपिक द्विवृत्तज की प्रकृति एवं आकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको केंद्रीय सांख्यक क्या होता है, केंद्रीय सांख्यक की क्या डेफिनेशन होती है, सांख्यक केंद्र क्या होता है, तथा उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ाया था। आज हम नेचर एंड शेप ऑफ द इलिप्सॉइड के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विवृत्तज की प्रकृति एवं आकार क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्विवृत्तज की जो इक्वेशन है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, द्विवृत्तज की क्या है इक्वेशन है। तो पहली क्या है, इसमें इसकी प्रकृति के बारे में और आकार के बारे में करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, चूंकि द्विवृत्तज के समीकरण में एक्स कॉमा वाई तथा जेड की घात क्या है, सम है, अतः पृष्ठ तीनों निर्देशी तलों के सापेक्ष क्या होगा, सममित होता है। निर्देशी तल मुख्य तल कहलाते हैं तथा तीनों निर्देशी अक्ष मुख्य अक्ष कहलाती है। तीनों निर्देशीय अक्ष है एक्स वाई और जेड है, वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम इस पृष्ठ का समतल z बराबर 0 से खंड काटे तो हमें द्विवृत्त प्राप्त होगा। अगर z बराबर 0 से काटे तो द्विवृत्त प्राप्त होगा। उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉमा जेड इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। पुनः यदि समतल z बराबर k से खंड काटा जाए तो निम्न प्रकार का द्विवृत्त प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमा जेड इक्वल टू कितना है वहाँ पे 1 के। इस बार हम देखते हैं कि उपरोक्त पृष्ठ का किसी भी मुख्य समतल या कोई भी समतल जो कि मुख्य समतल की क्या हो, समांतर हो, द्वारा काटा गया खंड है, वो क्या होता है, एक द्विवृत्त होता है। एक्स से काटे या वाई से काटे या जेड से काटे तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्विवृत्त प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, यदि बिंदु अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पृष्ठ पर हो तो स्पष्टतया माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा कॉमा माइनस गामा भी पृष्ठ पर होगा। यदि अल्फा बीटा और गामा एक बिंदु है वो पृष्ठ पर है तो स्पष्टता इसका विलोम पॉइंट है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा भी क्या होगा, पृष्ठ पर होगा। यदि दोनों बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, यदि ये दोनों बिंदु हैं, चूँकि द्विवृत्त की हम जानते हैं, द्विवृत्त की जो ये क्या शेप बन रही है 4.3 जो चित्र है इसमें द्विवृत्त होता है, ये द्विवृत्त है। तो एक पॉइंट ऊपर ही होता है उसमें, जैसे हमने देखा था सी ऊपर है और ऐसे ही पॉइंट क्या होगा, सी डैश नीचे होगा। तो चूंकि इसमें पॉजिटिव चलते हैं, सी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सभी पॉइंट क्या होंगे, पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होते हैं। तो ये दोनों बिंदु मूल बिंदु से क्या होंगे, समान दूरी पर होते हैं तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। अतः पृष्ठों की प्रत्येक जीवा जो कि मूल बिंदु से जाती है वहाँ समद्विभाजित होती है। इसलिए पृष्ठ का मूल बिंदु पृष्ठ केंद्र कहलाता है तथा पृष्ठ केंद्रीय पृष्ठ कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 है स्पष्टता एक्स अक्ष पृष्ठ को बिंदु एक्स अक्ष पे हमने बिंदु माना ए, तो है ए कॉमा जीरो तथा ए डैश का मान कितना होगा, माइनस ए कॉमा जीरो पर मिलती है। एक्स अक्ष का समीकरण होगा वाई इक्वल टू 0 कॉमा जेड इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार वाई अक्ष पर वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, जेड बराबर 0 और एक्स बराबर 0, वाई अक्ष पर जेड बराबर 0 और एक्स बराबर 0 होगा तथा जेड अक्ष का समीकरण होगा एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 होगा। तो पृष्ठ को क्रम से वाई अक्ष पर जो काटेगी वो काटेगी 0 बी 0 पे, और बी डैश का मान कितना होगा 0 माइनस बी 0 तथा सी है जो जेड एक्स पर पॉइंट होगा उसका मान कितना होगा 0 सी और जो जेड एक्स पे उस पर एक्स और वाई दोनों 0 होंगे तो 0 माइनस सी बिंदुओं पर मिलती है। पांचवा बिंदु ए तथा ए डैश, बी तथा बी डैश, सी तथा सी डैश की बीच की दूरी क्रम से 2a 2b 2c होती है। यह दूरियां पृष्ठों की मुख्य अक्षों की लंबाई कहलाती है। तो पृष्ठ के 3 मुख्य अक्ष है एक्स वाई और जेड है, तो 2a 2b 2c है वो मुख्य अक्षों की क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। तो ये द्विवृत्त के प्रकृति और आकार के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। इसके बाद हमारा नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सेंट्रल कोनिकॉइड्स। तो केंद्रीय सांकव और रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले क्या निकालने हैं, आपको बिंदु निकालने हैं। तो जैसे रेखा की क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल बराबर वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन तथा सेंट्रल कोनिकॉइड की क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो रेखा फर्स्ट तथा केंद्रीय सांकव 2 के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो रेखा तथा केंद्रीय सांकव के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो रेखा की इक्वेशन दे रखी है और केंद्रीय सांकव की आपको क्या दे रखे, इक्वेशन दे रखी है, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं। तो दी गई रेखा ये की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो एक्स माइनस इसको हम किसके बराबर मान लिया, जैसे हमने स्मॉल इक्वेशन फर्स्ट है इसको हमने बराबर स्मॉल आर के मान लिया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, एक्स वाई और जेड के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो दी गई रेखा 1 पर बिंदु ए अल्फा कॉमा बीटा से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, अल्फा प्लस
एल एल गामा एल आर कोमा बीटा प्लस एम आर कोमा गामा प्लस एन आर। ये बिंदु यदि ये बिंदु सांकव क्या है, सांकव की इक्वेशन है 2 है, उस पर क्या है स्थित है, तो ये बिंदु है वो सांकव को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एल्फा प्लस एल आर, वाई की जगह बीटा प्लस एम आर और गामा जेड की जगह गामा प्लस एन आर लिख देंगे। तो ए इंटू एल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बराबर इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, आर स्क्वायर, आर के रूप में द्विघात समीकरण प्राप्त होती है हमें। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। चूंकि इक्वेशन 3 है वो आर में क्या है, द्विघात समीकरण है। माना है आर के कितने मूल है, 2 मूल है, R1 और R2 है। फलतः फन आर के कितने मूल प्राप्त हो गए, 2 मूल प्राप्त हो गए। दोनों मूलों को हम किससे निकाल सकते हैं, साधारण इक्वेशन है तो हम समीकरण को साधारण तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर थोड़ी डिफिकल्ट है तो सीधा धाराचारी सूत्र से हम आर के मान प्राप्त हो जाएंगे। चूंकि द्विघात समीकरण है तो आर के कितने मान प्राप्त होंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। फलतः 1 तथा 2 के 2 प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक हमें 2 प्रतिशत बिंदु प्राप्त होंगे। उनका मान किसमें रख देंगे, एल्फा प्लस एल आर 1 एल्फा। तो बिंदु 2 प्राप्त होंगे, बिंदु पी के निर्देशांक क्या प्राप्त किस रूप में प्राप्त होंगे, एल्फा प्लस एल आर 1 कोमा बीटा प्लस एम आर 1 प्लस गामा प्लस एन आर 1 तथा क्यू इक्वल टू होगा एल्फा प्लस एल आर 2 कोमा बीटा प्लस एम आर 2 कोमा गामा प्लस एन आर 2। तो हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से कोई रेखा दे रखी हो, केंद्र सांकव दे रखे हैं, तो उसके प्रतिशत बिंदु निकालने हैं वो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट। एक बिंदु पर स्पर्श तल का समीकरण कैसे निकालते हैं। जैसे केंद्रीय सांख्यिक की क्वेश्चन आपको दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु पी x1, y1, z1 पर स्पर्श समतल का समीकरण है, वो कैसे निकालेंगे। टी इक्वल टू क्या होता है, स्पर्श समतल का समीकरण हमने अधिकतर पढ़ा है, दीर्घवृत्त में अति परवलय टी इक्वल टू S1 होता है। तो टी क्या होगी, स्पर्श का एक्स स्क्वायर क्या लिख देते हैं, x1 लिख देते हैं। तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस 1 इक्वल टू ए x1 स्क्वायर। x1 की मतलब है x1, y1, z1 से क्या केंद्र से आपको क्वेश्चन को क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। और s इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं, -1 को भी इधर ले आएंगे। तो ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन प्राप्त हुई, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इक्वल टू, चूंकि ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर का मान किसके बराबर, 1 के बराबर, तो बराबर 1। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई, स्पर्श तल की इक्वेशन प्राप्त हो गई। स्पर्श तल की इक्वेशन क्या है, तो ये x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इक्वल टू 1। तो बिंदु x1, y1, z1 पर स्पर्श तल का समविष्ट समीकरण है। अब इससे आगे कोई एक नए फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे, निगमन करेंगे। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इक्वल टू ए x1, चूंकि 1 का मान किसके बराबर है, ए x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर प्लस सी z1 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 1 में ए इक्वल टू हम क्या लिखे 1/a स्क्वायर, बी इक्वल टू 1/b स्क्वायर, सी इक्वल टू हम क्या लिखे 1/c स्क्वायर तथा x1, y1, z1 को क्रम से अल्फा, बीटा, गामा से प्रतिस्थापित करने पर दीर्घवृत्त की इक्वेशन प्राप्त होगी आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु अल्फा, बीटा, गामा पर स्पर्श तल का विश्व समीकरण क्या प्राप्त होगा आपको, अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा जेड अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 3। पुनः समीकरण 2 में सी इक्वल टू बी प्रतिस्थापित करने पर प्रोलेट स्फेरॉइड प्राप्त होता है तथा सी इक्वल टू बी प्रतिस्थापित करेंगे जब तो हमें प्रोलेट स्फेरॉइड प्राप्त होगा। और अगर सी इक्वल टू ए प्रतिस्थापित करने पर ओवलेट स्फेरॉइड के बिंदु अल्फा, बीटा, गामा पर स्पर्श तल का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। और अगर पुनः समीकरण 2 में हम समीकरण जो 2 है उसमें अगर हम क्या लिखें, सी इक्वल टू क्या लिख दे, सी इक्वल टू पुनः समीकरण 2 में सी इक्वल टू बी लिखें, सी इक्वल टू क्या लिखें, बी लिख दे। इस इक्वेशन में सी इक्वल टू क्या लिखें, बी लिखें। जब तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिस्थापित करने पर प्रोलेट स्फेरॉइड प्राप्त होगा। और तथा हम क्या लिख दें, सी इक्वल टू ए लिखें तो हमें प्रतिस्थापित करने पर ओवलेट स्फेरॉइड के अल्फा, बीटा, गामा पर स्पर्श तल का समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्पर्शता की शर्त। स्पर्शता की क्या शर्त होती है, तो कोई प्रतिबंध निकालना है कि स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है। वह प्रतिबंध ज्ञात करना है कि समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी सांख्यवज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्पर्श तल हो। तो इसकी स्पर्शता का हमें क्या निकालना है, प्रतिबंध निकालना है।
माना समतल जो सांकों को बिंदु अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पर स्पर्श करता है, तो सांकों के बिंदु अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पर स्पर्श तल का समीकरण क्या होगा? ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया इसको? फर्स्ट। चूंकि दिए गए समतल एवं स्पर्श तल 1 समान ही है, अतः समान पदों के गुणांकों की क्या करेंगे? तुलना करने पर। तो ए अल्फा अपॉन एल प्लस बी बीटा अपॉन एम प्लस सी गामा अपॉन एन इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो इस क्या कर लिया हमने? समान गुणांकों क्या कर ली? तुलना कर ली। इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या माना आएगा? एल अपॉन ए पी, बीटा इक्वल टू एम अपॉन एन पी और गामा इक्वल टू एन अपॉन सी पी। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया इसका? 2। अर्थात संपर्क बिंदु पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के निर्देशांक कितने आए? एल अपॉन ए पी कोमा एम अपॉन बी पी कोमा एन अपॉन सी पी। ये क्या आ गए? इस संपर्क बिंदु के क्या आ गए? निर्देशांक प्राप्त हो गए। चूंकि बिंदु अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा सांख्यवृत्त पर स्थित है, अतः ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा कोमा गामा के निर्देशांक उससे क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 से ए अल्फा का मान कितना है? एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी एम का बीटा का मान लिख देंगे तो एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन सी इंटू एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइड रेट क्या प्राप्त हो गया हमें? एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त होगी? 5, जो कि अभिष्ट क्या है? शर्त है। स्पर्श करने की अभिष्ट शर्त क्या प्राप्त होगी? एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर। ये स्पर्श करने की क्या है? शर्त है। डिडक्शन निगमन, कुछ इंपॉर्टेंट का रिजल्ट का निगमन करेंगे हम। द कंडीशन दैट द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी मे टच द इलिप्सॉइड दीर्घवृत्त को स्पर्श करे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करे तो हमें क्या कंडीशन प्राप्त होगी? तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और दीर्घवृत्त इलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 5 में ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, सी इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर प्रतिस्थापित करने पर समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी द्वारा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 1 को स्पर्श करने की अभिष्ट शर्त है। तो एक ही जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आ जाएगी? एक ही जगह हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्रतिस्थापित करने पर इक्वेशन 5 में एक ही जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन तो 5 है उसमें एक ही जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या कर देंगे? रख देंगे। समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड पी द्वारा दीर्घवृत्त एक्स को स्पर्श करने की अभिष्ट शर्त है वो प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? द्वारा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करने की अभिष्ट शर्त प्राप्त होगी। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर तथा संपर्क बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए ए स्क्वायर एल अपॉन पी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन एम अपॉन पी और सी स्क्वायर एन अपॉन पी, सी स्क्वायर एन अपॉन पी। ये क्या होंगे? संपर्क बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट का क्या किया हमने? निगमन किया। इसके बाद है कोरोलरी उपप्रमेय। केंद्रीय सांख्यवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 पर समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, पी का मान कितना है यहाँ पे? 0 के समांतर दो स्पर्श तलों के समीकरण ज्ञात करना। के समांतर दो स्पर्श तलों के समीकरण क्या करने हैं? आपको ज्ञात करने हैं। ये क्या है? कोरोलरी है। दी गए समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 के समांतर समतल का समीकरण क्या प्राप्त होगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू के मान लेते हैं। समांतर समीकरण याद करते हैं तो हम क्या करते हैं? कोष्टेंट मान लेते हैं के। और लंबवत की बात करते हैं तो एक्स और वाई दोनों के गुणांक को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं और उनके बीच का साइन भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो समांतर समतल का समीकरण याद करना तो क्या करेंगे? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू के। इसको इक्वेशन नंबर क्या माना? फर्स्ट। यदि फर्स्ट दिए गए सांख्यवृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श करने की शर्त क्या होगी? के इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। इसको इक्वेशन नंबर क्या माना? 2। सांख्यवृत्त को स्पर्श करे तो शर्त क्या होगी? ये हो जाएगी पी स्क्वायर इक्वल टू होती है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। पी स्क्वायर इक्वल टू होती है, पी का ही नहीं है चूंकि, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हुई? 2। चूंकि के का मान प्राप्त हो गया इसलिए इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से इम्प्लाइड एट समांतर समतल का समीकरण क्या प्राप्त हुआ? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया इसको? 3, जो कि सांख्यवृत्त पर दिए गए समतल के समांतर समतलों के अभिष्ट क्या है? समीकरण है। चूँकि हमारे पास एल एम और एन का मान ही है और ए बी सी का मान भी है, ये ए बी सी के मान भी है, एल एम एन के मान है, उनके मानों को रखने पर हमें समांतर समतलों के अभिष्ट समीकरण प्राप्त
हो जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो आज का नियामक गोला, डायरेक्ट्रेट स्फीयर। केंद्रीय सांकट के 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तलों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक गोला कहलाता है। केंद्रीय सांकट के जो 3 परस्पर क्या है लंबवत स्पर्श तल है उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, नियामक गोला कहलाता है। नियामक गोले का समीकरण होता है, जो नियामक गोला होता है उसका भी समीकरण होता है x² + y² + z² = 1/a + 1/b + 1/c होता है। यह अभिष्ट नियामक गोले का समीकरण है। तो नियामक गोले का जो समीकरण क्या होता है, x² + y² + z² = 1/a + 1/b + 1/c होता है। यह अभिष्ट नियामक गोले का क्या है, समीकरण है। नियामक गोले का क्या कहलाता है, अभी समीकरण कहलाता है। महत्वपूर्ण निगमन, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट का क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। समीकरण फर्स्ट में a = 1/a², b = 1/b², c = 1/c²। प्रतिस्थापित करने पर दीर्घवृत्तज नहीं है, दीर्घवृत्तज का मतलब 3 अक्षों में, 3 अक्ष है, x y z अक्ष है, अगर 2 अक्ष है तो क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्तज x² / a² + y² + b² + z² = c² 1 के नियामक गोले का अभिष्ट समीकरण x² + y² + z² = a² + b² + c² प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण निगमन है। ए की जगह 1/a², बी की जगह 1/b², सी की जगह 1/c² प्रतिस्थापित करते हैं तो दीर्घवृत्तज के अभिष्ट नियामक गोले का समीकरण क्या प्राप्त होता है, x² + y² + z² = a² + b² + c² प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले दीर्घवृत्तज की प्रकृति और आकार क्या होती है उसके बारे में अध्ययन कराया। तो सबसे पहले मैंने आज का जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था कि दीर्घवृत्तज इलिप्सॉइड की प्रकृति और आकार, नेचर और शेप क्या होती है उसके बारे में बताया। तो उसके बारे में मैंने कुछ 5 महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने एक दीर्घवृत्तज और एक केंद्रीय सांकव एक रेखा और एक केंद्रीय सांकव के प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। तो चूंकि रेखा की इक्वेशन दे रखी थी उसको हम स्मॉल r के बराबर मान लिया, तो एक पॉइंट प्राप्त हुआ। वो पॉइंट किसको संतुष्ट करता है, केंद्रीय सांकव की इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो उसमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, उससे उसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बारे में आपको अध्ययन कराया। इसके बाद मैंने आपको एक बिंदु पर स्पर्श तल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, केंद्रीय सांकव्य के स्पर्श समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया कि केंद्रीय सांकव्य के स्पर्श समतल का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्पर्शता की प्रतिबंध क्या होता है, स्पर्शता की शर्त कैसे निकालते हैं, एक समतल और एक केंद्रीय सांकव्य के स्पर्शता की शर्त कैसे निकालते हैं उसको बताया। स्पर्शता की शर्त आपको प्राप्त हुई L² / a + m² / b + n² / c = p², जो कि स्पर्शता की आती अभिष्ट शर्त थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो डिडक्शन थे उनके बारे में अध्ययन कराया। तथा एक महत्वपूर्ण जो कोरोलरी थी कि केंद्रीय सांकव्य की इक्वेशन दे रखी है तथा समतल की इक्वेशन दे रखी है, तो उसके समांतर 2 स्पर्श तलों के समीकरण कैसे निकालते हैं वो समीकरण भी मैंने आपको निकाल कर बताया। तथा लास्ट में मैंने आपको नियामक गोले के बारे में पढ़ाया। तो केंद्रीय सांकव्य के लिए जो नियामक गोले की इक्वेशन क्या होती है, तथा उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक की जगह 1/a², बी की जगह 1/b², सी की जगह 1/c² लिखते हैं तो प्रतिस्थापित करने पर जो दीर्घवृत्तज होते हैं उसके नियामक गोले की अभिष्ट समीकरण क्या प्राप्त होती है। तो नियामक गोले की जो अभिष्ट समीकरण है उसको मैंने आपको बताया कि वो समीकरण का मान क्या होता है। तो जो भी आज पढ़ाया आपको जब भी टाइम मिले उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, तथा अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज पढ़ाया उसे अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो अगली क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट।